Hello, good evening. So this is the last session for today and we will discuss about the questions related to science tech or general science, right? As you know that I am Sulabh Dubey. So here is very first question. Question number 6. Okay. The question is whether few drops of iodine solution were put on our food item. It become blue black in color. Which of the following must the follow item contain to undergo the change in color? इसमें ये बोल रहा है कि अगर आयोडीन को किसी एक ऐसे मतलब मटेरियल्स पे हम ड्रॉप वाइज डालते हैं तो ये कलर प्रोड्यूस कर रहा है. कैसा प्रोड्यूस कर रहा है? ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस कर रहा है. तो बोल रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है, यहाँ पे 4 मटेरियल दिया गया, स्टार्च, फैट एंड फाइबर्स. तो कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि चेंज कर रहा है कलर किसका? आयोडीन का. वैसे आयोडीन होता किस कलर में है? कुछ ऐसे इंडिगो टाइप का कलर होता है आयोडीन का वैसे नॉर्मली. ठीक है, चलो बात करते हैं. एक्चुअली ये जो प्रोसेस बता रहे हैं ना, इसको बोला जाता है आयोडीन टेस्ट. आयोडीन टेस्ट, ठीक है. दैट मीन्स कि दिस आयोडीन टेस्ट विल बी डन, ठीक है, या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है फॉर व्हाट? फॉर द आइडेंटिफिकेशन या फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द आयोडीन इन द गिवन पर्टिकुलर मिक्सचर. ठीक है, कोई भी मिक्सचर दिया उसमें आयोडीन है नहीं है, उसके प्रेजेंस को हम लोग क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करने के लिए ये करते हैं, ये कंप्लीट करते हैं पूरा का पूरा आयोडीन टेस्ट. ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि आयोडीन मेनली जो होता है हमारा, जैसे आयोडीन का इसमें हम लिक्विड लेते हैं आयोडीन प्लस पोटेशियम आयोडाइड. ठीक है, इनका लिक्विड लेते हैं तो क्या बनते हैं हमारे? I3, I5 और I7. ठीक है, और उस पर निगेटिव आयंस होते हैं, राइट. आयोडीन से क्या होते हैं? निगेटिव आयंस होते हैं. तो ये होते क्या हैं? किनको हम बोलते हैं? पॉली आयोडाइड आयंस. क्या बोलते हैं? पॉली आयोडाइड आयंस. ठीक है, इनको बोला जाता है पॉली आयोडाइड आयंस बोलते हैं. ठीक, अब होता क्या है कि ये जो आयंस होते हैं ये एक्सेप्टर्स होते हैं. ठीक है, ध्यान रखना कि निगेटिव चार्ज उन्हीं के ऊपर आता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं. ऑब्वियसली आता है. निगेटिव मींस क्या? ऋणी. ऋण का चार्ज आ रहा है, ऋण का चार्ज आ रहा है. ऋणी कौन होता है? अगर आपने मुझे पैसे दे दिए, राइट, तो मैं आपका ऋणी हो गया, मैंने लिया है, एक्सेप्ट किया है. ठीक है, तो मैं ऋणी हो गया और आप क्या हो गए? आप धनी हो गए. ठीक, अब ऑब्वियस सी बात है, अब ये आई है तो ये आई निगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी रिएक्शन करेगा किसी पॉजिटिव के साथ ही रिएक्शन करेगा. ठीक है, चलो आओ देखते हैं. स्टार्च, प्रोटीन, फैट और फाइबर्स. सबसे पहले स्टार्च उठाते हैं. देखो मैं उसके पहले कुछ भी बात हूँ मैं आप बता देता हूँ कि इसमें ऑप्शन हमारा ए जो है स्टार्च ही करेक्ट होगा. ठीक है, और कैसे करेक्ट होगा ये देख लीजिए. स्टार्च जो होता है, अगर स्टार्च को हम देखें तो स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है. सैकेराइड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट. जब भी आप पढ़ते हो तो आपको पता चलता है सैकेराइड्स के होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड्स. ठीक है, तो सो मेनी टाइप्स ऑफ द सैकेराइड्स आर अवेलेबल हियर. सो हियर इज स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड्स. ठीक है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन. स्टार्च में ये 2 चीजें होती हैं. क्या क्या? अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन. ठीक, अमाइलोपेक्टिन. होता क्या है कि जो हमारे अमाइलोज होते हैं, ठीक है, ये एक चार्ज डोनर होते हैं. अमाइलोज जो होता है, अमाइलोज. अब अमाइलोज क्या है? टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट है ना. तो ऑब्वियस सी बात है कि कार्बोहाइड्रेट है तो इसके पास क्या होगा? इसके पास हाइड्रोजन होगा. ठीक है, क्या होगा? हाइड्रोजन होगा. और हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक, तो ये हमारा एक्सेप्टर था और ये हमारा क्या है? डोनर है. जब इनके बीच में जब ये रिएक्शन परफॉर्म होता है, आयोडीन और अमाइलोज के बीच में जब रिएक्शन परफॉर्म होता है तब एक ये कलर प्रोड्यूस करते हैं जिसका कलर क्या होता है? ब्लू ब्लैक कलर होता है. ठीक है, तो ऑप्शन हियर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, स्टार्च. बाकी आप सबको पता है फैट क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, फाइबर्स क्या होते हैं. थोड़ा सा बात फाइबर्स के बारे में करेंगे. फाइबर्स नेचुरल भी हो सकते हैं, फाइबर मैनमेड भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं. फाइबर होते क्या है? हमारी बॉडी में इनका डाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है और ये बहुत ही अच्छे एब्जॉर्बर माने जाते हैं. क्या माने जाते हैं? एब्जॉर्बर माने जाते हैं. तो ये करते क्या हैं कि बॉडी जब भी हम इसको खाते हैं तो बॉडी क्या करती है? बहुत सारे फाइबर की हेल्प से बहुत सारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे पासिंग ऑफ द फूड एंड पासिंग ऑफ द स्टूल जो होता है वो क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है. ठीक है, तो ये फाइबर का यूज इसलिए हमारा होता है और फाइबर हमारे हेल्थ के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत ही क्या होता है? बेनिफिशियल होता है, राइट. बाकी प्रोटीन सबको पता है, प्रोटीन हमारे मसल्स बिल्डिंग मटेरियल होती है जिसको खाने से मसल्स ग्रो होती है. जो भी जिम्नास्ट होते हैं, जो भी एक्सरसाइज करने वाले होते हैं, एथलीट्स होते हैं, वो प्रोटीन का थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करते हैं.
प्रोटीन कभी भी हमें एनर्जी नहीं देता है, बहुत ही रेयर केस में एनर्जी देता है जब हमारे बॉडी के अंदर फैट और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है। फैट्स क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं, एनर्जी के हाई सोर्सेज होते हैं, ठीक है। इनसे हाई एनर्जी हमें मिलती है। अगर 1 ग्राम फैट को बर्न करते हैं लगभग 9.4 किलो कैलोरी की एनर्जी हमें प्राप्त होती है, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ द फैट इज प्रोवाइड द 9.4 किलो कैलोरी अप्रॉक्स, ठीक है, एनर्जी। सो द स्टार्च इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is the question number 12, and here is the question number 12 is saying that कि after white washing within 2 or 3 days a shiny finish appears on walls with reference to this which of the following statement is correct। कह रहे हैं कि अगर हम जब white wash करते हैं, दीवार को white wash करते हैं, तो बोलते हैं कि वो कुछ टाइम के बाद 2 से 3 दिन, कुछ इसमें टाइमिंग दिया होगा कि 2 to 3 days, ठीक है, विद इन 2 to 3 days यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या हो जाता है कि बहुत ही शाइनी व्हाइट प्रोड्यूस करता है, बहुत ही चमकदार हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, चलो आपको पता है कि हम इसमें किसका यूज करते हैं, लाइम का यूज करते हैं, ठीक है। कैसा लाइम होता है, हाइड्रस लाइम होता है। कैसा होता है, हाइड्रस। देखो अब एक चीज ध्यान रखना आप लोग, जब हम CaO की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे साहब, CaO, ये एनहाइड्रस लाइम है। हिंदी वाले समझे, इसको बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। जब इसे हम वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, H2O के साथ, तो क्या बन जाता है, CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रस लाइम बोलते हैं। ध्यान से समझना, ठीक है। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये जाके क्या करता है, इसी का यूज करते हैं किसमें, फॉर द व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग में इसका यूज करेंगे। चलो ऑप्शन पे आते हैं। द सोल्यूशन यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग रिएक्ट स्लोली विद ऑक्सीजन टू गिव शाइनी फिनिश, ठीक है। ऑप्शन बी है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल, प्रेसिपिटेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन द सर्फेस ऑफ द वॉल, और लास्ट है नन ऑफ द अबव, ठीक है। 3 स्टेटमेंट दिया हुआ, चौथा बोल रहा है कि इन तीनों में से कोई नहीं है करेक्ट। हमको इसमें से क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो पहली चीज एक बात ध्यान रखिएगा कि जो व्हाइट वॉशिंग के लिए सोल्यूशन यूज हो रहा है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, ये O2 से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। ये किससे रिएक्शन करेगा, ये करेगा, ये रिएक्शन करेगा CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है, राइट, उससे क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद ये बनाता है CaCO3, दिस इज द कैल्शियम कार्बोनेट विच प्रोवाइड्स द शाइनी फिनिश टू द वॉल। बात समझ में आ रही, विच प्रोवाइड द शाइनी फिनिश टू द वॉल। सो हियर द बी ऑप्शन, द फॉर्मेशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल। बाकी ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन सी इज रॉन्ग, और डी तो कोई नहीं होगा क्योंकि नन ऑफ द अबव नहीं, केवल एक इसमें है जो कि सही ऑप्शन है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर is 13, right? The center of क्या लिखा हुआ है, सेलिब्रिटी, ओहो, इट्स अ सेलुलर, सेंटर ऑफ सेलुलर, प्लीज इस पर ध्यान देना, सेलिब्रिटी नहीं है यहाँ पे, राइट। सेंटर ऑफ सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB हैदराबाद, ठीक है, has recently started working in collaboration with which organization on whole genome sequencing of the novel coronavirus। कोरोना वायरस आने के बाद से 2020 में ये CCMB ने एक क्या किया कि एक प्लान तैयार किया कि हम जो कोरोना वायरस का जो जीनोम है उसकी सीक्वेंसिंग को नोट डाउन करेंगे, उसका एक डेटा तैयार करेंगे, लेकिन उसमें एक हेल्प लेंगे, और हेल्प किसका लेंगे हम, IGIB की हेल्प लेंगे। IGIB क्या है, इंदिरा गांधी, सॉरी सेलिब्रिटी से इंदिरा गांधी याद आ रही है, सॉरी, इंस्टीट्यूट ऑफ द जीनोमिक्स एंड द इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी, ठीक है। कहाँ पर है ये, न्यू दिल्ली, यहीं पे, कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर है इंस्टीट्यूट ऑफ द जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी, राइट। बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। चलो अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस पर ध्यान देना प्लीज, ठीक है। मधुबन गाजर, आज के टाइम में GM क्रॉप की बात बहुत की जा रही है, किसकी, GM क्रॉप की। GM क्रॉप क्या होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। GM क्रॉप से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में भी था, अगर आपने देखा हुआ तो वहाँ पे भी GM की बात की गई थी, जेनेटिकली मॉडिफाइड की बात की गई थी। वो ऑप्शन में नहीं था, वो करेक्ट ऑप्शन में नहीं था, लेकिन हमने बताया था
कि ये ऑप्शन में आया तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, जीएम क्रॉपिंग बोलते थे उसको। चलो अब बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को क्यों यूज़ किया जा रहा है, इसके बाय द प्रोसेस ऑफ यूजेनिक्स, इसकी ब्रीड, इसकी स्पीसीज में सुधार किया जाता है क्रॉप्स की, और उसमें क्यों सुधार किया जाता है, फॉर द हाई न्यूट्रिशियस कंपोजिशन, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ जिस चीज़ों की कमी पाई जाती है उसको पूरा करने के लिए, या हाई यील्डिंग वैरायटी के लिए, ठीक है, कि उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो, ठीक, बेनिफिशियल हो, हेल्थ के लिए अच्छा हो, इसलिए हम जीएम क्रॉप का यूज़ करते हैं। तो एक जीएम क्रॉप है मधुबनी गाजर, ठीक है, मधुबनी गाजर, मधुबनी गाजर दोनों इसको बोला जाता है, मधुबन गाजर भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है, इसमें बोल रहे हैं कि इट इज़ हाई अल्फा कैरोटीन एंड आयरन कंटेंट। आयरन कंटेंट इज ओके बट दिस इज नॉट अल्फा कैरोटीन, दिस इज द बीटा कैरोटीन, ठीक है। तो इसमें बीटा कैरोटीन भाई बहुत पाया जाता है, राइट। तो ये ऑप्शन आपका पहले एलिमिनेट हो चुका है, रॉन्ग है। सेकंड, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द वल्लभ भाई वसरम भाई मरवानिया, अ फार्मर साइंटिस्ट ऑफ जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल, गुजरात के एक किसान हैं जिनका नाम है वल्लभ भाई वसरम भाई मरवानिया, ठीक है, ये एक फार्मर हैं। इन्होंने क्या किया है कि इस मधुबन गाजर का क्या किया है, इनोवेशन किया है, इन्होंने इसको डेवलप किया, इस वैरायटी को। और लास्ट है, दिस वैरायटी ऑफ कैरेट इज यूज फॉर द वेरियस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट लाइक कैरेट चिप्स, जूसेज एंड पिकल्स। हाँ बिल्कुल, इसका यूज़ किया जा रहा है, इसका यूज़ किया जाएगा। और मोर देन 150 जो फार्मर्स हैं इनके गाँव के, वो इस पर डिपेंड हैं, आज उनका घर इसी किस पे, मधुबन गाजर की बदौलत से चल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ में है और न्यूज़ में भी है, यूज़ में भी है और न्यूज़ में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 3 ऑप्शन इसमें सही है, कहाँ पर है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ओनली 2 और 3 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23, ठीक है। 23 क्वेश्चन इज इंडिया फर्स्ट प्रोटॉन थेरेपी सेंटर वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन चेन्नई। प्रोटॉन थेरेपी इज प्राइमरली यूज्ड फॉर, अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रोटॉन थेरेपी जो पहले स्टार्ट हुई थी, प्रोटॉन थेरेपी का मतलब है क्या, प्रोटॉन थेरेपी, ठीक है। तो अपोलो हॉस्पिटल है चेन्नई में, कौन सा हॉस्पिटल है, अपोलो। अपोलो हॉस्पिटल आप जानते हो एक बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है। अपोलो हॉस्पिटल का जो कैंसर सेंटर है, कैंसर सेंटर या कैंसर डिपार्टमेंट है, ठीक है, वहीं पे इसका इनॉग्रेशन हुआ था। ध्यान रखना, अगर इन चीज़ों को चेन्नई में हुआ था, किस जगह पे हुआ था, ये अगर आपको पता है कि कैंसर डिपार्टमेंट ऑफ द अपोलो हॉस्पिटल, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस ऑप्शन में से क्या एलिमिनेट होगा, आप खुद समझ रहे हो, क्योंकि ये क्या है भाई, अपशिष्ट जल से दूषित पदार्थों को निकालना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कैंसर इंस्टीट्यूट है, वहाँ उससे कोई लेना देना नहीं है, राइट। परमाणु रिएक्टरों में उपयोग के लिए यूरेनियम, बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन किसी भी तरीके से कभी सही नहीं हो सकता है, ठीक। ऑप्शन सी, ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, हियर इज अवर राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी, ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। एक्सटेंडिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ द फूड, कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो हमारा जो सही ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन क्या है, हमारा सी है, ठीक है। अच्छा, प्रोटॉन जो हमारा ये थेरेपी है, आपको पता होगा कि जैसे रेडियोथेरेपी, ठीक, कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ठीक, एंड ऑपरेशनल मेथड, ऑपरेशनल मेथड, ये कुछ ट्रीटमेंट मेथड हैं जो कि यूज किए जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड्स हैं ना, ये बहुत हार्ड होते हैं। अगर किसी पेशेंट की एज बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, बहुत कम है तब भी नहीं उसको वो बेयर कर पाएगा, और बहुत ज़्यादा है तब भी उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा, राइट। लेकिन ये जो हमारा प्रोटॉन थेरेपी डेवलपमेंट हुआ है, इंडिया का पहला प्रोटॉन थेरेपी सेंटर जो बनाया, इनॉग्रेशन किया गया, तो प्रोटॉन थेरेपी ट्रीटमेंट से एक छोटे मतलब बच्चों के लिए, चिल्ड्रन और जेरियाट्रिक पेशेंट, दैट मीन्स कि ओल्ड एज पेशेंट्स, ठीक है, ओल्ड एज पेशेंट्स, इन सब के लिए क्या है, ये बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है, प्रोटॉन थेरेपी, ठीक। चलो, तो सी ऑप्शन ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर के लिए। हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 26। बीच में थोड़ी सी कफिंग आ रही है, थोड़ी सी मेरी तबीयत आज कुछ हल्की सी डाउन है, ठीक, मैनेज कर लेना प्लीज। ओके, द वर्ड सेनेका गन्स, सेनेका गन्स इज समटाइम्स मेंशन्ड इन मीडिया इन रेफरेंस टू। सेनेका गन्स बोल रहे एक शब्द है ऐसा कि जो कि न्यूज़ में हमें सुनने को मिलता है। इसमें से ऑप्शन दिया गया, बोला गया है कि ये जो सेनेका गन्स है किससे रिलेटेड है, ठीक है। देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ही नॉइजी होता है। गन्स है तो गन्स का यूज़ यहाँ पे मतलब कैसे, मतलब आप उस गन के फॉर्म में मत जाइए कि कोई गन या कोई ऐसा कैनन टाइप का है, ऐसा कुछ नहीं। ये गन्स इसलिए बोला गया है क्योंकि इसकी जो साउंड होती है, इससे जो प्रोड्यूस होती है, वो बिल्कुल कैनन की तरह लगती है, लगता है जैसे कोई कैनन फायरिंग हो रही है। कैनन समझते हो ना, तोप की फायरिंग, राइट।
एकदम बिल्कुल जैसे आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, या जो लोग कभी विजिट किए होंगे किसी मिलिट्री कैंप्स वगैरह में, तो वहाँ ट्रेनिंग वगैरह चलती रहती है, तो दे वेरी मच नोन ऑफ दैट, ठीक है, नोन टू दैट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला कि नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो इकोनॉलॉजी नहीं है ये, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी। पहला ऑप्शन है नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड रेडियो एक्टिव एब्लेशन थेरेपी, द फिनोमिना और लाइट नॉइसेस सिमिलर टू दैट ऑफ द थंडर ऑफन, ये ऑफन है साहब, ऑफन हियर्ड इन द कोस्टल एरियाज, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, या नॉइजलेस जियोलॉजिकल वंडर वाटर इरप्शन इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। एक देखो सबसे पहली चीज ये नैनो टेक्नोलॉजी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियस से होता है रेडियो एक्टिव एब्लेशन है, बिल्कुल नहीं है। सेकंड है आपका नॉइजलेस की बात कर रहा है, तो नहीं, अगर गन शब्द का यूज हुआ तो साउंड का जरूर होगा, तो नॉइजलेस कैसे होगा, ये नहीं होगा। ऑल एंड ऑल वेदर मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, ऐसा कुछ हमने न्यूज में सुना नहीं है। हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी। तो एक ऐसी फिनोमिना है जो कि कोस्टल रीजन में, कोस्टल एरियाज में जब बहुत ज़्यादा मौसम खराब होता है तो ये ऐसे गड़गड़ाहट सुनाई देती है जैसे कि किसी भी कैनन का, किसी भी गन से फायरिंग की जा रही, बड़े गन या बड़े मशीन गन से, बड़े कैनन से क्या होता है, किसी तोप से, किसी ऐसे किसी टैंक वगैरह की फायरिंग हो रही है। इसका क्या रीज़न है अभी तक कोई भी कंक्लूसिव रीज़न पे नहीं पहुंचा है। मेनी थियरीज आर गिवन बाय मेनी साइंटिस्ट, बट ऐसी कोई भी थियरीज नहीं है कि जो none of them have been definitely proven actually, ठीक है, कि उसको कि एक्चुअली क्या है वो नहीं पता है, लेकिन हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 26। तो हियर इज वी हैव न्यू क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 27, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द शेड्यूल H1 ड्रग। चलो ठीक है, तो ऐसा बात कर लेते हैं H1 ड्रग के बारे में, शेड्यूल H1 ड्रग। अच्छा, जब भी आप हम बात करते हैं फार्माकोपिया की, फार्माकोपिया, अब फार्माकोपिया क्या होता है, फार्मा मतलब आप इतना समझो मेडिसिन होती है, ठीक है, मेडिसिन होती है, राइट, और कोपिया जहाँ पे मेडिसिन को बनाने का पूरा पीडिया, विकिपीडिया ऐसा, तो उसे कोपिया होता है, राइट। जब भी हम इसके बाइलॉज में जाते हैं, फार्माकोपियाज के, इंडियन फार्माकोपियाज के बाइलॉज में जाते हैं, तो वहाँ पर एक शेड्यूल H ड्रग दिया गया था। क्या दिया गया था, शेड्यूल H ड्रग। इसी शेड्यूल H ड्रग्स का एक क्लॉज बनाया गया नया, जिसको बोला गया H1। क्या बोला गया, शेड्यूल H1, ठीक है। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट होती हैं किससे, OTC ड्रग्स से। OTCs क्या होते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स। दैट मीन्स कि अगर आपके पास प्रेस्क्रिप्शन नहीं है, आप मेडिकल स्टोर पे जाइए और आप उसको बोलिए कि एक्सक्यूज मी, आई वांट अ PCM, पैरासीटामोल, या आई वांट अ विक्स इनहेलर, या विक्स वैपोरब, तो दीज आर द OTC, आयोडेक्स, दीज आर द OTCs, ठीक है। इनके लिए किसी प्रेस्क्रिप्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन जो हमारे शेड्यूल H1 ड्रग्स हैं, ठीक है, उसके लिए हमें एक प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होती है, विच इज प्रेस्क्राइब्ड बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर और सर्टिफाइड डॉक्टर ओनली, ठीक है। तो चलो और देखते हैं इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं। बोला मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ थ्रू अ स्पेशल अमेंडमेंट हैज कैटेगराइज्ड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ड्रग्स एज अ शेड्यूल H1। देखो, अब जो लोग थोड़ा सा न्यूज़ में होंगे, जो न्यूज़ से अवगत होंगे ना, तो वो लोग इस चीज़ ध्यान रखते होंगे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का भी बहुत समय पहले क्या हुआ, बहुत लोगों ने डंपिंग कर लिया था, बहुत ज़्यादा लोग जहाँ से पा रहे थे तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हमारा H1 ड्रग्स में नहीं आता है, ठीक है। अगर किसी के अंदर फ्लू दिखता है और अगर लगता है उसको कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन किस में यूज़ होता है, मलेरिया में यूज़ होता है, लेकिन अभी कोरोना वायरस में खूब यूज़ हुआ है, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट में, तो वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ड्रग्स जो होता है वो ले सकता है, तो शेड्यूल H1 में नहीं आता है। द सप्लाई ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल H1 शैल बी रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट, बिल्कुल ये बोल रहे हैं कि अगर शेड्यूल H1 ड्रग्स कोई भी है, अगर उसकी सप्लाई या उसको सेल किया जा रहा है, तो उसके लिए एक क्या होगा, सेपरेट रजिस्टर को में क्या किया जाएगा, उसका रजिस्ट्री की जाएगी, मेंटेन किया जाएगा वो, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। थर्ड वन इज दिस ड्रग इज प्रेस्क्राइब्ड एज अ क्रोनिक थेरेपी फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ल्यूपस एंड रूमेटाइड अर्थराइटिस एंड ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। चलो ये भी ऑप्शन सही है ये, लेकिन इसमें ये देखिए आप दो शब्द यहाँ पे, ल्यूपस और क्या है, रूमेटाइड अर्थराइटिस, कुछ नहीं, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, दोनों ऑटो इम्यून डिजीज हैं, ल्यूपस भी होते हैं और अर्थराइटिस भी होती है। होता क्या है कि जब बॉडी हमारी कि किसी ऐसी चीज़ों को रिकॉग्नाइज या किसी ऐसी चीज़ों की इफेक्ट के बाद खुद से इम्यूनिटी पैदा करे और उसको
किसी हो सकता है किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी बॉडी में हो जाए, फैक्टर कुछ भी हो सकता है, तो बॉडी क्या करती है कि अपने ही सेल्स को डेथ करने लगती है, ठीक है। तो दिस कंडीशन इज द ऑटो इम्यून कंडीशन, ठीक है। तो उसमें बॉडी अपने ही सेल्स को एक फॉरेन मटेरियल की तरह ट्रीट करेगी और उसको क्या करेगी, किल करेगी, ठीक। बाकी सेल वगैरह में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारे लाइसोसोम्स होते हैं वो सेल्स को किल करते हैं, सोसाइटल बैग ऑफ द सेल भी बोला जाता है, लेकिन नॉर्मली नहीं। कब, जब कभी ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन आती है, जब एबनॉर्मल कंडीशन आती है, तब ये फिनोमिना हमारे बॉडी में होती है, ठीक है। तो इसमें बोल रहे हैं कि ये जो ल्यूपस होता है ना, ल्यूपस जो है इसमें लंग्स वगैरह, किडनी वगैरह, ठीक है, इसमें अफेक्ट होते हैं, डैमेज हो सकते हैं, स्किन होती हैं, सेल्स होती हैं और ब्रेन्स होती हैं, आइज़ होती हैं, ये सब भी डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइज करने का मतलब डॉक्टर सलाह देते हैं। प्लस अगर आँख जिसकी ख़राब हो रही है तो ग्लासेस के लिए रिक्वायर, मतलब सारी चीज़ें वही जो मेडिकेशन लिया जाता है उसके लिए वो अलाउ करते हैं, उसके लिए सजेस्ट करते हैं। तो हियर द ऑप्शन 2 and 3, वेयर इज द ऑप्शन 2 and 3? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 29. Consider the following statements about the Hanta virus. हैंथा वायरस, अभी कोरोना वायरस आने के बाद से हैंथा वायरस न्यूज में आया, ठीक। इसमें दिया गया है कि हैंथा वायरस मुख्य रूप से कृंतकों में फैलता है, ठीक है, ओके, कृंतकों से फैलता है। चीन के यूनान प्रांत के एक व्यक्ति के हैंथा वायरस से मृत्यु हो गई, ओके। देयर इज नो लाइसेंस वैक्सीन ऑफ हैंथा टू बी यूज्ड। देखो इसमें सारे स्टेटमेंट सही हैं, स्टेटमेंट 1 is 2 is 3। इसमें बोलना कि a man from China's Yunnan province dead from हैंथा वायरस रिपोर्टेड फर्स्टली, ठीक है, रिपोर्टेड फर्स्टली, ठीक, मतलब पहले इंसान की मौत हुई थी, बाकी इंसान की मौत तो हो सकती है, चीन में तो हो सकती है, कोई इसमें बड़ी बात थोड़ी है ना। और हैंथा वायरस जो होता है, हैंथा वायरस के जो ट्रांसमिशन होता है इसका, ठीक है, तो दीज आर ट्रांसमिटेड बाय, ठीक, आप क्या कह सकते हो, बॉडी लिक्विड ऑफ रोडेंट्स, स्पेशली ध्यान रखना रोडेंट्स क्या होते हैं, जैसे हमारे रैट्स हो गए, माइस हो गया, ठीक है। तो दीज आर द रोडेंट्स, राइट, दीज आर द रोडेंट्स। तो यहाँ पे जैसे यूरिन, सलाइवा, ठीक, तो सलाइवा ऑफ रोडेंट्स, इन सब में क्या होता है, वायरस प्रेजेंट होता है। तो ए स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, मैन फ्रॉम, ठीक है, इट्स ओके। बस में ट्रेवल कर रहा था कोई एक बंदा, ठीक है, और चाइना के यूनान में, यूनान जो प्रोविंस है वहाँ का, तो वहाँ पे कोई ट्रैवल कर रहा था, बस में ट्रैवल कर रहा था वो, तो वहाँ पे सबसे पहले वो क्या हुआ कि वो उसकी डेथ हुई है। नो लाइसेंस वैक्सीन, हाँ अभी तक हैंथा वायरस की लाइसेंस्ड वैक्सीन कोई नहीं पाई गई है, अभी तक उसका क्या हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हैंथा वायरस के फीचर्स क्या होते हैं, जैसे हीमोरेजिक फीवर आ सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, बाकी जो भी इसमें सिम्टम दिखेंगे आपको इक्विवेलेंट होता है कोल्ड सिम्टम्स है प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द कोल्ड। अगर आपको जुकाम है तो उसमें जैसा सिम्टम दिखता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स, जैसा फ्लू के सिम्टम्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये सिम्टम्स दिखेगा, राइट, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। विद रेफरेंस टू टोरेफैक्सन टेक्नोलॉजी, चलो टोरेफैक्सन टेक्नोलॉजी से एक चीज ध्यान आ गया मुझे, आप चीज नोट कर लो, ये एक स्वीडिश टेक्नोलॉजी है। कैसी, कहाँ की है, स्वीडन की है, तो स्वीडिश टेक्नोलॉजी है ये, ठीक है। ये कोई नया इनोवेशन नहीं है इंडिया का, ध्यान रखना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट इज अ प्रोसेस दैट कैन कन्वर्ट राइस स्टेबल इनटू बायोकोल। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, स्वीडन ने इसको यूज किया है, क्यों यूज किया है कि जो भी क्या बोले, क्रॉप गार्बेज बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, कि जैसे पौधों के जो अनयूज्ड पार्ट्स रह जाते हैं आफ्टर क्रॉपिंग, ठीक है, तो उसको वो लोग यूज करते हैं किस चीज के लिए, बायोफ्यूल बनाने के लिए यूज करते थे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उसमें उसको बर्न करते थे और उससे बायोफ्यूल बनता था, ठीक। उसका इन्होंने इस टोरेफैक्सन टेक्नोलॉजी का यूज उसमें किया, स्वीडन ने किया, स्वीडिश टेक्नोलॉजी है ये, ठीक है। तो इट इज अ प्रोसेस दैट कन्वर्ट द राइस स्टेबल इनटू बायोकोल, बिल्कुल सही बात है। दिस बायोमास इज हीटेड टू मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस इन लो ऑक्सीजन। देखो एक चीज ध्यान रखना कि ये जो यहाँ टेम्परेचर जो दिया गया है ना, ठीक है, एक टेम्परेचर और एक लो ऑक्सीजन। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि टेम्परेचर 800 नहीं, ये 200 से 350 डिग्री सेल्सियस के बीच काम करता है, और बिल्कुल कैसा होता है, ऑक्सीजन फ्री होता है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है यहाँ पे, राइट। मतलब कि ऐसा लो ऑक्सीजन की कोई इसमें बात नहीं है, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ
ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक। चलो तीसरा है कंबस्टिबल गैसेज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस कैन बी यूज टू जनरेट द रिक्वायर्ड हीट। बिल्कुल, जो उसमें से गैस निकलेंगी, गर्म गैस, ठीक है, उसको हम क्या कर लेंगे, किसी भी रिक्वायर्ड हीट में उसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन 1 इज करेक्ट एंड 3 इज द करेक्ट, 2 नहीं तो 1 एंड 3, द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A gas can be converted to plasma by providing it with the large amount of energy. A gas can be converted to plasma by providing it with large amount of energy. जब भी अगर हम बात करते हैं कि प्लाज्मा को अगर गैस में चेंज करना है या गैस को प्लाज्मा में चेंज करना है, ठीक, तो ये स्टेटमेंट्स हमेशा याद रखना। A gas can be converted into plasma by providing it with large amount of energy. That means कि the pushing of large energy into the gas leads to conversion of the gas into plasma. ओके, अगर हम गैस में एक हाई एनर्जी अगर हम पुश करते हैं, हाई एनर्जी उसमें हम प्रोवाइड कराते हैं, तो गैस जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लाज्मा की कंडीशन में पहुंच जाती है। सही बात है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है इन अ नियॉन बल्ब थर्मल एनर्जी इज यूज्ड टू कन्वर्ट नियॉन गैस टू प्लाज्मा। देखो ये नियॉन गैस प्लाज्मा में कन्वर्ट होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वहां पे थर्मल एनर्जी नहीं साहब, यहाँ पे इसकी जगह पे क्या यूज होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है। कैसी एनर्जी यूज होती है साहब, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो हियर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन ओनली। चलो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स के बारे में बात हो रही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगर इस क्वेश्चन को अगर किसी ने भी गलत कर दिया ना, तो मतलब कि क्या मैं बोलूँ, अब बाकी समझदार हो आप लोग, आगे कुछ बोलने का मन नहीं है। चलो देखते हैं क्या होता है। ओके, पहला स्टेटमेंट है इट कैन स्प्रेड ओनली थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स ऑफ अ HIV इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक, ध्यान रखना, बॉडी फ्लूइड की बात हो रही है। बहुत सारी स्टडी के बाद एक बहुत ही ज़्यादा क्या बोल सकते हैं उसमें कि कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि बॉडी फ्लूइड का मतलब कि अगर सलाइवा है ना, अगर सलाइवा भी अगर ट्रांसफर होता है तो क्या उससे भी फैल सकता है। तो ध्यान रखना आप कि बॉडी फ्लूइड में सलाइवा जो है वो एक्सक्लूडेड है। पहले कुछ टाइम तक ये इंक्लूड कर दिए थे इसको, लेकिन रिसर्च के बाद पाया गया कि एक्चुअली जो सलाइवा है ना उससे HIV नहीं ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सलाइवा में बहुत सारे ऐसे रिएजेंट पाए जाते हैं, लाइसोजाइम जैसा एक उसमें केमिकल पाया जाता है जो कि उसकी खुद की एंटीबैक्टीरियल एंटी और वायरल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो सलाइवा इंक्लूड नहीं उसमें। ठीक, दैट मीन्स कि सलाइवा से नहीं फैलेगा। बाकी आप अंडरस्टूड जो मैं कहना चाहता हूँ। अलीसा टेस्ट इज अ वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेक्निक फॉर एड्स। ठीक है, आपको ही पता है अलीसा टेस्ट का यूज़ किया जाता है अभी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अलीसा टेस्ट केवल एड्स के लिए यूज़ किया जाता है। ध्यान से सुनना, अलीसा टेस्ट जो है वो केवल आपके एड्स के जानकारी के लिए, सॉरी, एड्स के टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये बिल्कुल भी कहीं से भी सही नहीं है। ठीक है, अलीसा का फुल फॉर्म क्या होता है, अलीसा का एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसिड, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट भी होता है, नहीं होता तब भी आप समझ लो ऐसे। ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म एलिजा। ठीक, चलो ये भी ठीक है। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हेल्प प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ एन एड्स इन्फेक्टेड पर्सन। हाँ, एंटी रेट्रो देते हैं। एंटी रेट्रो होते क्या है, पहले समझ लो कि जो भी रेट्रो वायरस होते हैं, रेट्रो वायरस क्या होते हैं, जिनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड द एंटी रेट्रो, these are called the retrovirus, or the drugs using to inhibit their action is called the antiretroviral drugs. ठीक है, तो जब देंगे तो उसका लाइफ क्या होगा, प्रोलॉन्ग होगा। दैट मीन्स कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, सेकंड इज द करेक्ट आंसर एंड थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 41 में ये जो दिया हुआ है कि पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है। इट कैन स्प्रेड ओनली नहीं, बहुत सारे इसके ट्रांसमिशन होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ट्रांसमिशन होते हैं, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट होता है और 2 and 3 इज द 2 and 3 सी, 2 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो
सर 42 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिसेट, इसको 1 कर देना साहब, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिसेट 1 के बारे में बात हो रही है, ठीक है, रिसेट 1, क्योंकि आपको पता है क्या होता है, रिमोट इमेजिंग सैटेलाइट, ठीक है, इसका वाइड यूज होता है मिलिट्री ऑपरेशंस में, ध्यान रखना, मिलिट्री ऑपरेशंस सर्विलांस में यूज होता है इसका, ठीक है, ठीक। चलो रिसेट 1 के बारे में बात हो रही है, कह रहे हैं कि इट इज द सेकेंड राडार इमेजिंग सैटेलाइट। चलो कंफ्यूज मत होना, रिसेट 1 है, आप बोलोगे कि 1 है दैट मीन्स कि फर्स्ट होगा, लेकिन नहीं, ये 2 है। हुआ क्या कि 2008 में जब आपका मुंबई अटैक हुआ हमारा, ठीक है, 26/11 सबको याद है, मूवी भी देखे होगे, तो 2008 में जब मुंबई अटैक हुआ उसके पहले रिसेट को क्या करना था, लॉन्च करना था, लेकिन इसमें कुछ इसके कुछ डिवाइसेस थी जो अवेलेबल नहीं थी, ठीक है, उनसे डील नहीं हुआ था, तो इस लॉन्च को क्या कर दिया गया, डिले कर दिया गया, और उसकी जगह पे रिसेट 2 को लॉन्च किया गया। किसको लॉन्च किया गया, रिसेट 2। ये दोनों थे बनने में, दोनों कॉन्सिक्वेंसेस, दोनों सीक्वेंस में लगे हुए थे, लेकिन क्या था कि इसकी डिवाइसेस नहीं थी, ना मिलने के कारण फिर रिसेट 2 को लॉन्च किया गया, ठीक है। आज उसका इंडियन एयरफोर्स बहुत वाइडली यूज कर भी रहा है। तो इट इज द सेकंड राडार इमेजिंग सैटेलाइट, बिल्कुल है, सेकंड है, ठीक है। इसरो हैज लॉन्च 2 सैटेलाइट्स इन द रिसेट सीरीज, नहीं साहब 2 नहीं लॉन्च किया है, ये एक्चुअली टोटल 5 कर चुका है, जिसमें से 4 जो है वो ऑपरेशनल है, एक जो है लॉस्ट हो चुका है, ठीक है, 4 इसमें से ऑपरेशनल है। कितने गया टोटल, 5, ठीक है। थर्ड, रिसेट 2 इज अ मिलिट्री सैटेलाइट विच वॉज फास्ट ट्रैक्ड आफ्टर द मुंबई टेस्ट। हाँ ठीक है, मैंने बताया ना कि रिसेट 2 इज अ मिलिट्री सैटेलाइट which was fast tracked after the Mumbai terrorist incident to boost the surveillance capability of security forces. That means कि first is the correct and third is the correct. Where is the option? Option B is the correct. ठीक है, 1 and 3rd. Next question, question number 43. Consider the following statements about the New Space India. New Space India के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें बोल रहे हैं, बताइए क्या है न्यू स्पेस इंडिया, ठीक है। अच्छा, एक जो पीछे इसका क्वेश्चन था उसमें एक डिस्कशन और एक चीज़ आप और नोटिस कर सकते हो कि ये जो प्रोग्राम्स चालू किया था इन्होंने, रिसेट प्रोग्राम चालू किया था, रिसेट, ठीक है, तो वो 2009 में उसका इनॉग्रेशन किया गया था, 2009 से स्टार्ट हुआ था ये, ठीक। चलो न्यू स्पेस इंडिया के बारे में निम्नलिखित तो अपना विचार किया जा रहा है। बोलना, इट इज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियल आर्म। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड फॉर कमर्शियल यूटिलाइजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एनएसआई मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थ्रू द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मैकेनिज्म। देखिए सुनिए एक बात कि न्यू स्पेस इंडिया जो है, जो इसरो की ही, न्यू स्पेस जो इंडिया है ये इसरो का ही एक कॉमर्शियल क्या है, सब्सिडरी बॉडी है, ठीक है। दैट मीन्स कि इसरो ने बोला कि अभी तक हम चीज़ों को क्या करते थे, दूसरों से परचेज करते थे और बनाते थे, अभी हम अपनी बनाई हुई चीज़ों का भी क्या करेंगे, कॉमर्शियल यूज़ करेंगे, उसका ट्रेड करेंगे। उसके लिए उसने एक अलग से बॉडी बनाई जिसको बोला न्यू स्पेस इंडिया, ठीक है। कॉर्पोरेटेड फॉर कमर्शियल यूटिलाइजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल इसमें क्या होगा कि इसको कमर्शियली यूटिलाइजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट कंपनीज से डील किया जाएगा, कमर्शियली डील किया जाएगा कि आप हमें ये चीज़ें प्रोवाइड कराओ, उसके बदले हम आपको पैसा देंगे, हमारी ये टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो हम आपको बेचेंगे, ऐसा करके। वो नेशनल भी हो सकता है, डोमेस्टिक कमर्शियल भी हो सकता है, और इंटरनेशनल भी यूज़ किया जाएगा, ठीक है। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द एनएसआई मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, बिल्कुल। एसएसएलवी और पीएसएलवी, इनका डेवलपमेंट पे ज़्यादा ये ध्यान दे रहा है हमारा जो भी न्यू स्पेस इंडिया है। 6 मार्च 2019 को ये क्या किया गया था, 6 मार्च 2019 को इस्टेब्लिश किया गया था ये न्यू स्पेस इंडिया, ठीक है। और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड कंपनी के एक्ट 2013 के थ्रू होगा। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और कंपनी एक्ट 2013, ठीक है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखेंगे। कैसा कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखेंगे, ठीक। तो इसमें सारे ऑप्शन आपके सही हैं, डी ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन
द क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक, बिल्कुल हलवा। विद रेफरेंस टू ह्यूमन ब्लड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, कह रहे हैं कि इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड इज अ ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, समझ में आ रहा ना, ठीक, सही है। दूसरा है, रेड ब्लड सेल्स इन ब्लड आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, नहीं होती हैं, बिल्कुल नहीं होती, इसमें न्यूक्लियस नहीं होती, किसमें, आरबीसीज जो होती हैं उसमें न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। अगर ये प्रेजेंट होता तो क्या होता, किसी को ब्लड की कमी होती क्या, वो डिवीजन करके भाई नया सेल बना लेते, है ना। कितनी होती लाइफ स्पान आरबीसी की, अप्रॉक्स 120 डेज, ठीक है। बोल रहा है व्हाइट ब्लड सेल्स आर शॉर्ट लिव्ड सेल्स विच लैक हीमोग्लोबिन। ऑब्वियस बात है, हीमोग्लोबिन हमारा जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में नहीं। शॉर्ट लिव्ड सेल्स बिल्कुल शॉर्ट लिव्ड होती हैं, कितनी होती है, 4 to 5 डेज इनकी एज होती है, किसकी, डब्ल्यूबीसी की। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इज करेक्ट, 1, 2 एंड 3, ठीक। क्वेश्चन 45, विच एमिंग द फॉलोइंग आर द जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज क्या होते हैं, विच हैव द टेंडेंसी टू इनहेरिटेड वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की अगर जिसमें क्षमता पाई जाती है तो ऐसी बीमारियों को क्या बोला जाता है, ऐसी बीमारियों को अनुवांशिक बीमारियां बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है हमारा, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम एंड एनीमिया। हीमोफीलिया, बिल्कुल हीमोफीलिया है। डाउन सिंड्रोम, हाँ ये भी है, क्योंकि आपके ये क्या होता है, ये एक्स क्रोमोसोम पे 21 पेयर जो होता है, 21st पेयर जो होता है, वहाँ पर क्या होता है, जीन एबनॉर्मेलिटी से बनता है ये, ठीक है, जीन एबनॉर्मेलिटी से डाउन सिंड्रोम बनता है, डाउन सिंड्रोम की स्थिति आती है, ठीक। और अगर हम ये बात करें कि डाउन सिंड्रोम में क्या चीज़ देखता है, इंटेलेक्चुअल डिलेज होता है, मेन चीज़ ध्यान रखना। इंटेलेक्चुअल डिलेज होता है, कोई चीज़ आपको मतलब जिसको हुआ रहेगा पेशेंट को समझ में नहीं आएगा कि क्या बोला जा रहा है, देर से रिस्पॉन्स कर देगा, ठीक है। और एनीमिया, आपको सबको पता है क्या होता है एनीमिया। अगर केवल एनीमिया की बात की जा रही है तो ये बिल्कुल जेनेटिक डिजीज नहीं है, बट जेनेटिक डिजीज नहीं है, बट एनीमिया में भी जेनेटिक डिजीज हो सकती है, लेकिन कौन सी, अगर उसमें अगर बात करेंगे तो जैसे सिकल सेल एनीमिया की बात करें, ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिजीज होती है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो पहला है, दूसरा है 1 and 2। हीमोफीलिया का तो आपको पता ही है कि क्या होता है कि नॉर्मली ब्लड जो होता है क्लॉट नहीं होता है, ब्लड बहता रहता है, अगर चोट लग जाए तब भी स्टूल पास के समय अगर ब्लड निकल रहा है थ्रू द स्टूल, ठीक है, तो तब भी जो ब्लड का फ्लो होगा वो बंद नहीं होगा, ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, राइट। तो दिस इज द हीमोफीलिया, दिस इज द डाउन सिंड्रोम, दीज आर द जेनेटिक डिजीज 1 and 2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एंड सी इज नॉट, ठीक है। चलो 61, क्वेश्चन नंबर 61, दिस इज कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल यूज्ड बाय द रीसेंट इकोनॉमिक नोबेल लिटरेचर। आप चीज ध्यान रखना, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स RCTs, ठीक है, इस ट्रायल का यूज और इसका जो न्यूज में आना ये ऑफनली सुनने को मिलता है बाय द किसके, जो भी हमारे मेडिकल रिसर्चर्स होते हैं उनके द्वारा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि इसमें 2 or more रैंडमाइज्ड पीपल का ग्रुप सिलेक्ट किया जाता है या रैंडमाइज्ड पीपल ग्रुप बनाया जाता है, रैंडमाइज्ड पीपल ग्रुप बनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद करते क्या है कि ये ग्रुप बनाने के बाद रैंडमाइज्ड पीपल ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद इसमें हम देखेंगे कि किसी भी दिया हुआ जो ड्रग्स है इसको ड्रग्स प्रोवाइड कराया जाएगा और दिया जाएगा कि उसका क्या इफेक्ट दिख रहा है इनके अंदर, ठीक है। तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड द रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। बट अभी नोबेल प्राइज जो विनर रहे हैं इकोनॉमिक्स के, कौन से ईयर की बात हो रही है यहाँ पे, ईयर 2019 के नोबेल प्राइज विनर, जिसमें एथर डफलो, अभिजीत बनर्जी और माइकल क्रेमर, ठीक है, माइकल क्रेमर, अभिजीत बनर्जी और एथर डफलो, ये तीन इकोनॉमिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज 2019 दिया गया। उन्होंने इसी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स को यूज किया था, किस चीज के लिए, फॉर द इम्पैक्ट ऑफ द डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशन ऑन द वेरियस पॉपुलेशन, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि ऐसे सेलेक्ट किया, फिर उस पर देखा कि अगर किसी भी तरह का रिसेशन हो रहा है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, पॉवर्टी है, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई स्कीम है, तो उन्होंने ये उससे कंसीडर किया कि इससे उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़
रहा है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन थोड़ा सा हम इसमें एलिमिनेट कर लेते हैं कि ऑप्शन इसमें क्या क्या है अपने पास। ऑप्शन जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है इट हेल्प्स इन कंबाइनिंग स्मॉलर टिश्यूज एंड सॉल्विंग इट कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, कंबाइनिंग स्मॉलर इश्यूज एंड सॉल्विंग इट्स कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, ओके। आरसी डू नॉट गारंटी सिमिलर परफॉर्मेंस इन डिफरेंट, हाँ बिल्कुल, ये कोई गारंटी नहीं देता, ठीक, ये एकदम विच स्टेटमेंट गिवन इज आर करेक्ट। RCTs do not guarantee similar performance in different situations, ठीक है। तो इसमें जो आपका 61 है, ठीक, तो उसमें केवल आपका ये जो है ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना, ये हमेशा एक क्या कर देगा, सिमिलर परफॉर्मेंस इन डिफरेंट सिचुएशन देगा अगर उसकी गारंटी देता है। RCT जो होता है पहला जो है इट हेल्प्स इन द कंबाइनिंग स्मॉलर इश्यूज एंड सॉल्विंग इट कॉम्प्रिहेंसिवली, हाँ, तो ये सही है आपका, ठीक है, ये सही है और सेकंड वाला आपका गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। सो दीज आर द क्वेश्चंस, ठीक है, related to our science and technology. So thank you all, or if you have any queries so you can leave a comment on the video, ठीक है, so I'll reply on that. Thank you so much.